नमस्कार। आज मैं आपके सामने अहमदाबाद वाली उस घटना का अंतिम और तीसरा पार्ट लेकर आया। मैं या मुझे इस पार्ट को कल ही बताना था, लेकिन मैं आवश्यक कार्य से गोरखपुर चला गया था और आज ही देर रात लौट कर आया हूँ। लेकिन ज़्यादा गैप हो जाता, इसलिए आज मैं बहुत देर रात में आपके लिए ये पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले दोनों पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 30 जून 2017 को अहमदाबाद शहर के ओडाओ सिटी नाम के मोहल्ले में रात में 8 बजे मकान नंबर डी 147 के सामने एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने अचानक इस मकान का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी उम्र 35-36 साल थी। कंधे पर एक झोला टंगा हुआ था। जब वो ये सोचकर कि भीतर कोई नहीं है वापस जा रहा था, तभी एक बुजुर्ग महिला ने उस मकान का दरवाज़ा खोला। वो देखकर उस व्यक्ति को सन्न रह गई। कुछ उसके अंदर डर का भाव आया। उसने ये भी कहा कि तुम कैसे आ गए यहाँ पर। ये कहते ही उस व्यक्ति ने, जिसने कंधे पर झोला टांग रखा था, उस महिला को भीतर धक्का दिया और फिर भीतर से कुंडी बंद कर ली। इसके बाद उसने उसकी गर्दन काट दी, शरीर के कई टुकड़े कर दिए, उसी की एक धोती में उसे बांध दिया और किचन में नीचे वाले केबिन में ले जाकर उसे रख दिया। ये बात रात में 8 से 10 के बीच की है। वो फर्श साफ करके और उस जो महिला थी उसके बेटे के शर्ट से अपने जिन चीज़ों से उसने महिला की हत्या की थी उसको साफ कर ही रहा था। रात 10 बज चुके थे और घर की घंटी फिर बजी। दरवाज़ा जो खोला था उसने बाहर निकलने के लिए मौका देखकर, जब वो शख्स भीतर आया तो उसको भी देखकर ये उस भीतर आने वाले शख्स ने भी भीतर पहले से मौजूद उस शख्स को देखकर उसके अंदर थोड़ी सी घबराहट हुई। खून देखकर उसने पूछा कि क्या तुमने मेरी माँ को मार दिया है? उसने कहा नहीं नहीं। ये कहते हुए वो उसको बोले आओ तुम्हारी माँ से तुम्हारी मुलाकात करवाते हैं। वो किचन में ले गया। किचन में देखा कि एक बड़ी पोटली से बहुत खून रिस रहा है। वो जब तक कुछ कह पाता, पीछे से उसके सिर पर उसी कुल्हाड़ी से जिससे उसकी माँ की उसने हत्या की थी, उसी से उसको भी मारा। उसी तरह उसकी भी हत्या कर दी। शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया, एक बोरी में बंद कर दिया। फिर उस बोरी और धोती में बंधे हुए उस गट्ठर को किचन से निकालकर पीछे की तरफ जो बाथरूम है उसके बगल में डाल दिया। एक चद्दर भी लाकर उनको उड़ा दी। सुबह के 3 बज गए थे। इधर उधर देखा, फिर घर से बाहर चुपचाप निकल गया। 3-4 दिन के बाद, 30 जून की ये घटना है, 4 या 5 जुलाई को जब घर से बहुत दुर्गंध उठ रही थी तो सामने रहने वाले उनके एक पड़ोसी ने इस दुर्गंध को नोटिस किया, हल्ला मचाया, लोग आए और फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। उस समय दरवाज़ा भीतर से बंद था। फिर पुलिस जब आई, पुलिस ने उस दरवाजे को तोड़वाया, भीतर गई तो देखा 2 लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोगों से जानने की कोशिश की। लोगों ने बताया कि यहाँ पर विपुल भाई अपनी पत्नी, एक बेटी और अपनी माँ के साथ रहते थे। विपुल भाई के बारे में भी फिर जानकारी की गई। विपुल भाई जो उसके जो वहाँ रहता था, उसका पता नहीं लगा। बहरहाल ये पता लगा कि किसने जो मकान मालिक हैं, मकान मालिक कौन हैं और मकान मालिक को बुलवाया गया। उन्होंने बताया कि फलां व्यक्ति ने अपने भतीजे विपुल भाई के लिए ये मकान मुझसे किराए पर मांगा था। मैंने 2500 रुपये किराए पर इस मकान को विपुल, उसकी माँ, उसकी पत्नी और बच्ची को दिया था। ये चेक भी किया था 2-3 बार आकर कि वाकई यही लोग उस घर में रह रहे हैं। लेकिन ये दोनों बॉडीज़ किसकी हैं ये मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बुरी तरह से सड़ गई थी, कीड़े पड़ गए थे और उनका पहचान पाना बहुत मुश्किल था। पुलिस पशुपेश में थी कि जो किराएदार है उसको उसका मकान मालिक भी उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। बहरहाल जिस चाचा ने इस मकान को किराए पर देने की सिफारिश की थी विपुल भाई को, वो भी बुलाए गए और उनसे पूछा गया कि ये लोग कहाँ रहते हैं। बहरहाल पता करते करते
पुलिस ने उसकी बेटी जो जो विपुल रहता था उसकी बहन से जब ये पूछा कि क्या वजह हो सकती है, तो उसने बताया कि मेरी माँ बहुत परेशान थी मेरी भाभी से, सुजाता से, क्योंकि मेरी माँ ने ये बताया कि उसका किसी कंपाउंडर से चक्कर है और उसी कंपाउंडर के चक्कर में ये दोनों लोगों में आपस में मारपीट होती है। मैंने जब फ़ोन से बात की तो वो मुझसे झगड़ा करने लगी, उसके बाद से मुझे उसका पता नहीं है। बहरहाल ये पता लग गया कि वो सतारा में कहाँ की रहने वाली है। पुलिस ने सतारा भेजकर एसओ ने सतारा भेजकर, इंस्पेक्टर देसाई थे, फोर्स को भेजकर सुजाता को वहाँ से बुलवा लिया। इसी बीच में जब वो इंस्पेक्टर एनएल देसाई हॉस्पिटल का पता कर रहे थे, तो उसी मकान में तमाम तलाशी के बाद एक पर्ची, जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पर्ची होती है, उसमें श्री राम हॉस्पिटल का पता दिया हुआ था, डॉक्टर योगेश का भी नाम लिखा हुआ था। पुलिस योगेश से मिलने गई, वहीं पर एक कंपाउंडर भी था। कंपाउंडर से पूछा, फ़ोटो दिखाई, उन्होंने कहा साहब ये बुज़ुर्ग महिला जो हैं वो मेरे यहाँ इलाज कराने आती हैं और वो चूँकि बहुत उनकी अवस्था ज़्यादा हो गई है, लिहाजा वो अपनी बहू के साथ आया करती हैं। कंपाउंडर ने भी पहचान के बता दिया कि ये बुज़ुर्ग महिला यहाँ इलाज कराने आती हैं, अभी हफ्ते भर पहले अपनी बहू के साथ इलाज कराने आई थी, उसके बाद कुछ भी पता नहीं है। और जब उसकी जो किराएदार था उसकी बहन ने ये बताया कि किसी कंपाउंडर से चक्कर है, तो पुलिस को ये शंका हो गई कि शायद ये वही कंपाउंडर हो जिसके बारे में उसकी बहन बताया करती थी। अगले दिन फिर पुलिस ने उसको ढूंढने की कोशिश की तो पता लगा कि वो छुट्टी लेकर घर चला गया है, महाराष्ट्र जाने की बात कर रहा था। जो सीसीटीवी फुटेज आसपास की ढूंढी गई थी, जिसमें पड़ोसी ने बताया था कि रात में 3:30 बजे के आसपास मैंने इस घर से निकलते हुए एक 30-35 साल के व्यक्ति को देखा था, जिसके कंधे पर झोला टंगा हुआ था। फिर 2 सीसीटीवी फुटेज मिले, एक जाने का और एक आने का। चौराहे से पैदल ही जाता हुआ और पैदल ही लौटता हुआ आदमी दिखाई पड़ा। पुलिस ने उसका चेहरा अच्छी तरह से पहचाना और फिर जब मैंने अंतिम सेकंड पार्ट आपको बताया था, उसके अंत में ये बताया था कि तब तक देसाई को ये सूचना मिली उनके एक कांस्टेबल ने कि उस तरह की उस हुलिया का आदमी कालूपुर रेलवे स्टेशन पर दिखाई पड़ा है। एनएल देसाई अपनी टीम के साथ गए। तमाम खोजबीन के बाद वो जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था स्टेशन पर जो व्यक्ति, वो ठीक वैसा ही था जो रात में हत्या करने के बाद घर से बाहर जो अपने कंधे पर झोला लिए हुए वापस निकल रहा था। बहरहाल उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। उसका नाम बलदेव भाई चौहान था और ये वही कंपाउंडर था जिसके ऊपर एनएल देसाई को शक हुआ था और जिससे फ़ोटो दिखाकर मृतक महिला के बारे में पूछा गया था। तो उसने बताया था कि हाँ, ये महिला हमारे यहाँ डॉक्टर साहब से जांच कराने या दिखाने के लिए आया करती है। एनएल देसाई ने, मैंने पहले बताया कि सतारा के शिवनगर से विपुल की पत्नी सुजाता को भी बुलवा लिया था और जिस समय ये कंपाउंडर बलदेव भाई चौहान थाने पर लाया गया, लगभग उसी समय पर विपुल की पत्नी सुजाता भी थाने पर लाई गई। इंस्पेक्टर देसाई ने सुजाता से पूछा कि तुम्हारी सास और पति की हत्या किसने की है। सुजाता ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, पति से लड़ाई के बाद मैं मायके चली गई थी। पुलिस ने फिर पूछा किस बात की लड़ाई थी। एनएल देसाई जो इंस्पेक्टर प्रभारी थे, उन्होंने पूछा किस बात की लड़ाई थी। सुजाता ने कहा घरेलू बातों को लेकर मेरी लड़ाई थी। मेरी एक बेटी है वैष्णवी, ये मेरे पहले पति की बेटी है, इसको लेकर हमारे बीच लड़ाई होती रहती थी। इतना कहते कहते सुजाता रुक गई, जैसे वो कहते हैं ना कि गले में बात अटकने लगी। पुलिस है वो फ़ौरन समझ में आ गया कि इसके पेट में कुछ न कुछ है जो इसके हलक से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इंस्पेक्टर देसाई भी इस बात को भाप गए। उन्होंने महिला कांस्टेबल्स को आवाज़ लगाई और ये कहा कि इसको महिला थाने वाले कमरे में ले जाकर इससे इसकी खातिरदारी की जाए, ऐसा इंस्पेक्टर देसाई ने महिला कांस्टेबल से कहा। महिला कांस्टेबल और एक महिला सब इंस्पेक्टर सुजाता को लेकर अपने कक्ष में गईं और वहाँ पर उन्होंने उसकी
थोड़ी सी खातिरदारी कर दी सुजाता की। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई वो ऐसी खातिरदारी और फूट फूट कर रोने लगी। ज़मीन पर बैठकर वो पुलिस के पैर पकड़ ली, जो सब इंस्पेक्टर थी उनके पैर पकड़ लिया और ये बताया कि मैं सच सच बताऊंगी, अब मुझे आपकी खातिरदारी की ज़रूरत नहीं है, कृपा करके ये खातिरदारी बंद कर दें। फपक फपक कर रोने लगी और बोली, मैं सतारा की रहने वाली हूँ, मेरे पहले पति से एक बेटी है वैष्णवी। कुछ साल बाद, शादी के कुछ साल बाद जब मेरी बेटी पैदा हो गई थी, उसके बाद मेरे पति की मौत हो गई, मैं विधवा हो गई और पिता मेरा दूसरा लड़का देखने लगा शादी के लिए। इधर विपुल की अपनी बिरादरी में शादी नहीं हो रही थी, किसी ने बताया तो मेरे पिता ने विपुल से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। उसके घरवाले मेरी बेटी वैष्णवी को भी अपनाने को तैयार हो गए। बीजापुर के एक मंदिर में हमारी शादी हो गई। उसके बाद मैं अपनी सास कंचनबेन और पति विपुल भाई बेटी वैष्णवी के साथ अहमदाबाद आ गई। अब इंस्पेक्टर देसाई ने कंपाउंडर बलदेव से पूछा कि तुमने क्यों मारा इन दोनों को। पहले तो वो साफ मुकर गया कि मुझे इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर इंस्पेक्टर ने कहा कि अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं पता है, झूठ बोल रहे हो। फिर वही किया जो पुलिस को करना चाहिए। पुलिस ने उससे भी विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ करनी शुरू कर दी और उससे पूछा कि जब तक सही नहीं बताओगे तुम्हारी ये पूछताछ चलती रहेगी। और फिर जो पूछताछ के अलग अलग कॉमन तरीके हैं, जो अलग अलग तरह की उसकी श्रेणियां हैं, उन्हीं में से एक श्रेणी का जैसे ही नाम लिया, उसने कहा कि साहब ऐसा मत करो, मैं सब बताता हूँ। उसने हाँफते हुए कहा कि साहब, सुजाता से मेरा 1 साल से चक्कर था। वो अपनी सास कंचनबेन को हॉस्पिटल में इलाज के लिए आती थी और मुझे वो धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। हमारी बातचीत होने लगी। उसने बताया कि पति काम पर जाता है, घर में और कोई है नहीं, बेटी को मैं एक पास के स्कूल में भेज देती हूँ और अक्सर डॉक्टर को दिखाने के लिए वो सुजाता का नंबर पहले लगा देता था। जैसे 10 मरीज हैं और नंबर के हिसाब से उसका 10वां नंबर आना चाहिए, तो उसे पहले या दूसरे नंबर पर ही लगाकर डॉक्टर साहब को दिखवा लेता है। एक दिन उसने बताया कि एक दिन सुजाता अपनी सास को हॉस्पिटल से जब गई, उसे छोड़कर मेरे पास आ गई। उसने धीरे से कहा कि मेरा पति आज देर से घर आएगा, तुम मेरे पीछे पीछे घर आ जाओ और ये बूढ़ी मेरी सास दूसरे कमरे में पड़ी रहती है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे आमंत्रण को भला कौन अस्वीकार करेगा, क्योंकि वो, जैसा उसने बताया कि उसे पहले से ही सुजाता अच्छी लगने लगी थी और धीरे धीरे करीबी बना रहा था। लिहाजा वो फौरन जब वो अपनी सास को लेके जा रही थी तो वो पीछे पीछे चला आया। सास जैसे ही अपने कमरे में गई, सुजाता ने अंदर बुला लिया। कमरे में दोनों काफ़ी करीब आ गए। उसके बाद कई बार जब भी उसने फ़ोन करके बुलाया होगा, ये बलदेव उसके घर चला गया और उसने ये बताया कि धीरे धीरे हम लोगों में संबंध भी हो गए। लेकिन एक दिन जब ये लोग कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में थे, वो सास कंचनबेन अचानक उठकर चली आई और उसने सुजाता को बलदेव के साथ बेड पर देख लिया और उस समय बलदेव किसी तरह बचकर भाग गया। और जब वो चला गया तो फिर सुजाता ने सास को बुरी तरह धमकाया। उससे कहा कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगी, वरना उसे लेकर वो डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगी और खुद जहर खा लेगी। जब ऐसी बात कही तो फिर किसी को भी कंचनबेन ने अपनी बहू की ये करतूत नहीं बताई। और फिर बलदेव को ये लगने लगा कि जब इसने नहीं बताया, ये इसकी सास है, इसने कहीं जिक्र नहीं किया, तो अब कौन बताने वाला है। फिर बेरोक टोक अपने पति की एब्सेंस में वो उसको बुलवाती रही, सुजाता बलदेव को बुलाती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि शाम को सुजाता और ये दोनों कमरे में थे, बेड पर थे, तभी अचानक इनका पति आ गया, तभी अचानक विपुल आ गया और ये पीछे की दीवार फांद कर भाग गया। लेकिन पति भी ये भाग गया कि अभी इसके साथ कोई दूसरा आदमी था। उसने इसकी बुरी तरह से पिटाई की।
पिटाई करते समय सास कंचन बेन भी आ गई और फिर उसने पूरी कहानी बता दी कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा है, ये फला फला है और रोज़ यहाँ पर आता है। ये अस्पताल जब लेकर जाती है मुझे, वो जल्दी से हमारी पर्ची लगवा के मुझे डॉक्टर को दिखा देती है और वो जब लौट के आती है पीछे पीछे वो भी आता है। पहले तो कभी कभार का मामला था, अब तो ये मामला लगभग लगभग रोज़ का हो गया है। पति ने बहुत पीटा उस दिन और उसे अपने घर से निकाल दिया। निकलने के बाद वो अपने मायके चली गई। इंस्पेक्टर देसाई ने कंपाउंडर बलदेव से फिर पूछा कि क्या तुमने दोनों के मारने का प्लान बनाया था? बलदेव बोला कि हाँ, 29 मई को 1917 की बात है। 29 मई को मुझे पता चला कि सुजाता मायके चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा मेरा खून भीतर ही भीतर खौलने लगा। मैं समझ गया था कि ये इसकी सास और इसके पति ने मिल के इसे मारा होगा या मिल के सताया होगा और सारी बात सास ने बताई होगी, इसीलिए पति ने उसकी पिटाई की और वो अपने मायके चली गई। इस गुस्से में उसी दिन 29 मई को ही वो कंचन बेन से मिलने के लिए उसके घर चला गया। उसने पूछा कि तुमने सुजाता को मायके क्यों भेज दिया? वो जैसे ही पूछा वो उसके साथ धक्का मुक्की करने लगी, कंपाउंडर बलदेव के साथ गाली देने लगी और फिर वो लौट आया। रास्ते में लौटते ही समय मैंने कबाड़ी की दुकान से कुल्हाड़ी, चाकू और गणासा खरीदा। फिर 3 जून को, जिस दिन की घटना है, उसको मारने का प्लान बनाया। कंचन बेन को मारने के बाद कुल्हाड़ी और गणासे के खून को विपुल की शर्ट से पूंछ दिया था ताकि पुलिस को विपुल पर शक हो, लेकिन वो उसी समय विपुल खुद ही आ गया और फिर मुझे उसकी हत्या करनी पड़ी, क्योंकि वो अपनी माँ की हत्या का शोर मचाता, पुलिस में जाता और मैं पकड़ा जाता। पुलिस ने पूछा एनएल देसाई ने कि वो कुल्हाड़ी, गणासा और चाकू कहाँ है। पहले उसने बताया कि कमरे में। पुलिस भेजी गई, वहाँ तलाशी ली गई, कमरे में कहीं नहीं मिला। फिर उसकी फिर विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ की तो उसने कहा, साहब मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूँ। मैंने उसी हॉस्पिटल के पीछे एक झाड़ झंखाड़ में उसे खोद के गाड़ दिया है। और पुलिस उसको लेकर श्री राम हॉस्पिटल पहुंची। अस्पताल के पीछे पड़े बंजर खेतों में तीनों औजारों को जमीन के भीतर जो दबाए गए थे उन्हें बरामद कर लिया। कपड़े को उसने जला दिया था और उस झोले को भी जला दिया था जिसमें वो औजार रखे हुए था, क्योंकि उसमें काफ़ी खून लगा हुआ था। इन दोनों की राख और जो उसकी चेन, झोले की जो चेन बची हुई थी, उसको पुलिस ने कब्जे में लिया और फॉरेंसिक टेस्ट को भेज दिया। करीब 10 दिन बाद उसकी रिपोर्ट भी आ गई। उससे साबित हुआ कि राख और दीवार पर लगे खून के धब्बे दोनों के सैंपल मैच कर गए। यह सैंपल लाश पर लगे खून के धब्बों से भी मैच कर गया। उड़ाव पुलिस ने घटना के करीब 2.5 महीने बाद 24 अगस्त 2017 को बलदेव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी अहमदाबाद सिटी कोर्ट में। कंचन बेन की तरफ से दाखिल कर दी, उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। कंचन बेन की तरफ से सरकारी वकील RF पाटनी ने कोर्ट में पैरवी की। उन्होंने जज से कहा कि ये आदमी जो बहुत ही हवस का भूखा था, उसने एक माँ बेटे को बेरहमी से मार दिया। उसकी प्लानिंग थी। 3 जून 17 को शाम को हॉस्पिटल से बहाना बनाकर ये निकला। रास्ते में धारदार हथियार खरीदा। उसने दुकानदार से उस दिन ये भी पूछा था कि क्या इससे इंसान काटे जा सकते हैं। दुकानदार ने हंसते हुए मजाक समझकर ये जवाब दिया कि इससे सब कुछ कट जाएगा। उसे क्या पता था दुकानदार को कि ये मर्डर में इस्तेमाल करने के लिए ये सामान उससे ये ले जा रहा है। तब जब वो कंचन बेन के घर में दाखिल हुआ, उसका बेटा विपुल ड्यूटी पर गया था। घर में कंचन बेन अकेली थी। बुजुर्ग महिला ने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। उसने तो इसे बहू के साथ गलत काम करते हुए देखा था। अब किसी की बहू बेटी वो गैर मर्द के साथ चक्कर होगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी। ये कोर्ट में जो सरकारी वकील थे RF पाटनी ने, उन्होंने कोर्ट में ये बहस की कंचन बेन की तरफ से।
उसके आगे आरिफ पाटनी ये कहते हैं कि मर्डर करने के बाद इसने लाश को छिपाने का भी प्रयास किया। 201 आईपीसी की धारा के इंग्रेडिएंट्स को साबित करने के लिए उन्होंने बताया कि साक्ष्य को छुपाने के लिए पूरे कमरे को साफ किया, हथियार को हॉस्पिटल के पीछे गाड़ा और कपड़े जला दिए। साक्ष्य मिटाने के सारे प्रयास हुए। उसके बाद इस घटना के बाद आस पड़ोस के लोगों में भय व्याप्त हो गया। ये सब बातें बताई जाती हैं कोर्ट को, ताकि कोर्ट को ये यकीन हो कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आएगा। और फिर ये प्ली की, ये मांग की कोर्ट से उन्होंने कि इसे फांसी की सज़ा दी जाए। फिर डिफेंस के लॉयर जो कंपाउंडर बलदेव की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने वही एक बात बताई जो ज़्यादातर केसेस में कही जाती है कि साहब कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। ये अनावश्यक बात पुलिस ने फर्जी केस बनाया है। पुलिस ने दबाव बनाकर कंपाउंडर बलदेव से वो कुछ जो पुलिस चार्जशीट में लिख रही है ये सब फर्जी उससे उगलवा लिया है। कोई भी साक्ष्य नहीं है और मेरे मुवक्किल को पुलिस ने दबाव बनाकर अपनी कस्टडी में सब कुछ गुनाह उसका कबूल ज़बरदस्ती करवा लिया है। फिर उसके बाद पाटनी उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि भाई मैंने 38 गवाहों के बयान कोर्ट के सामने पेश किए हैं। और जब बलदेव यानी कंपाउंडर कंचनबेन के घर के बाहर से निकल रहा था, उसी वक्त अमित राणा ने उसे जाते हुए देखा था। अमित राणा की भी गवाही हुई थी। वैसे यही वो पहला शख्स है जिसने इंस्पेक्टर को ये बताया था कि रात के अंधेरे में मैं पूरा तो नहीं देख पाया, लेकिन इस तरह के हुलिया का आदमी कंधे पर एक झोला टांगे हुए बहुत तेज़ी से कंचनबेन के घर से बाहर निकलता हुआ सुबह 4 बजे मुझे दिखाई दिया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी पता चला कि जो खून के सैंपल कंचनबेन के कमरे की दीवार पर, फर्श पर और लाश से मिले हैं, जो जलाए गए कपड़ों की राख और झोले की चेन्स में मिले हैं, वो खून के सैंपल से मैच कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा बड़ा फॉरेंसिक सबूत कुछ भी नहीं हो सकता है। तब फिर डिफेंस के लॉयर ने कहा कि अपराध के वक्त आरोपी की उम्र 33 वर्ष थी। उसके आचरण में बदलाव की अभी गुंजाइश है। यही कहा जाता है जब कि साहब इसे आप जेल में रखेंगे तो उसमें सुधार की गुंजाइश है, लिहाजा इसको बड़ा पनिशमेंट न दिया जाए और इसलिए बलदेव को कम से कम सज़ा दी जाए। हो सकता है वो अपने उसके आचरण में बदलाव आ जाए, क्योंकि उसके घर में भी एक बुज़ुर्ग माँ है, पूरे घर का दायित्व उसी के ऊपर है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अहमदाबाद सिटी कोर्ट के सेशंस जज बीबी जादव ने 8 जुलाई 2024 को बलदेव भाई चौहान को दोषी करार दिया और फैसले की तारीख 2 महीने बाद की मुकर्रर की। फैसला लिखाना बड़ा कठिन काम है। सबको ये लगता है कि साहब जज साहब सुन रहे हैं, आज उन्होंने कह दिया कि हाँ साहब दोषी करार है, कल ही परसों वो सुना देंगे। बहुत ही कठिन काम है फैसले को लिखवाना। ज़्यादातर केसेस में जब बहस क्लोज हो जाती है तो जजमेंट रिजर्व कर लिया जाता है। रिजर्व जजमेंट को प्रोक्लेम करने के लिए जो डेट दी जाती है, कभी कभी वो कई बार टाली जाती है, क्योंकि जो फैसला लिखाया जाता है उसका बहुत जगह काम पड़ता है। हाई कोर्ट जाएगा तो भी उसी फैसले को देखा जाएगा कि किस आधार पर जज साहब ने कौन सा पनिशमेंट दिया है। अगर कोई बात उसमें छूट जाएगी जो बहस के दरमियान उन्होंने सुनी है लेकिन वो लिख नहीं पाए हैं जल्दी की वजह से या किसी वजह से, तो फिर उसी आधार पर हायर कोर्ट्स में जाते जाते ये पूरा जो केस है वो ख़त्म हो जाता है, कभी कभी डिसमिस हो जाता है और कभी कभी लोअर कोर्ट के उस वकील से और उस जज से इस बारे में पूछा भी जाता है कि ऐसा आपने क्यों किया था। बहरहाल 10 सितंबर 2024 को सेशंस जज बीबी जादव ने अपने फैसले में कहा कि अपनी यौन इच्छा पूरी करने के लिए आरोपी बलदेव भाई चौहान ने प्री प्लान तरीके से एक माँ और उसके बेटे की हत्या की थी और लाश छुपा दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि लाश इतनी सड़ चुकी थी कि हाथ खींचने से वो पूरा का पूरा मांस उसका बाहर आ रहा था। कीड़े पूरी तरह से शरीर में बजबजा रहे थे। ये इंसान नहीं, इंसानियत का कत्ल हुआ है, ऐसा जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा। घटना के वक्त आरोपी बलदेव की उम्र 32 साल थी और कंचनबेन की उम्र
55 साल थी। कंचनबेन की उम्र का फ़ायदा उठाते हुए, यानी उसके बुज़ुर्ग होने का फ़ायदा उठाते हुए, वो घर में घुसा उस समय जब वो अकेली थी, असहाय थी। फिर कुल्हाड़ी से कंचनबेन की हत्या कर दी। कंचनबेन की हत्या को छुपाने के लिए आरोपी ने उसके बेटे विपुल भाई को भी मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि विपुल के सिर पर और शरीर में कई कई वार किए गए थे और आरोपी ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी। और तब लास्ट में ऑपरेटिव पोर्शन लिखते हुए जस्टिस बी यादव ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। बलदेव को मरते दम तक फांसी पर लटकाए जाने का आदेश सुनाया जाता है। वो आदेश जब उसने बताया उस समय वो कंपाउंडर बलदेव वो कटघरे में खड़ा हुआ था। वो फैसला सुनते ही संज्ञा शून्य हो गया और बड़ी मुश्किल से पुलिस घसीट कर उसे वहाँ से ले गई, जेल ले गई। फिलहाल उसने, उनके वकील ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीज़न दाखिल किया है और अभी हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। तो ये पूरा जो 3 पार्ट्स में जो मैंने आपको ये वृतांत इस गंभीर घटना का सुनाया, वो जो केस का जजमेंट है, दोनों तरफ के वकील और आरिफ पाटनी और रजनीश पाटनी, रिटायर्ड पुलिस, अब एनएल देसाई साहब जो उस समय इंस्पेक्टर थे वो रिटायर हो चुके हैं, उनसे बातचीत के आधार पर ये आप तक ये पहुंचाया जा रहा है। आज की घटना में सुजाता और कंपाउंडर बलदेव दोनों ही घटना के लिए जिम्मेदार हैं और बराबर के जिम्मेदार हैं। सुजाता ने ही बलदेव को एक हद से ज़्यादा गुजरने की अनुमति दे दी थी। वो उसी ने उसको कहा था मेरे पीछे पीछे घर तक चले आओ, और वो इतना अंधी हो गई थी कि उसे इसका भी डर नहीं रहा कि उसके घर में उसकी बूढ़ी सास और उसकी अपनी बच्ची भी रहती है। बच्ची स्कूल चली जाती थी और सुजाता ने ही बलदेव को खुद अपने घर बुलाया था और बार बार फ़ोन करके उसे बुलाया करती थी। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि इस तरह की बातें कभी छिपती नहीं हैं। एक आध बार या बहुत स्ट्रे इंसिडेंट तो हो सकता है कोई छिपा ले, लेकिन अगर इस तरह की बातें रेगुलर होंगी वो कभी नहीं छुपेंगी, खुलेंगी और ज़रूर खुलेंगी। और ऐसा ही हुआ। सास ने भी देखा और पति ने भी देखा और फिर तो अनर्थ होना ही था। पति ने सुजाता को घर से मारपीट कर निकाल दिया और वो अपने मायके चली गई। बलदेव को सुजाता की सास और पति दोनों से नाराज़गी थी कि वो जो कुछ भी कर रहा था इन दोनों की वजह से अब वो नहीं कर पा रहा है, अब नहीं हो पा रहा है। प्रतिशोध की आग में वो इतना जल रहा था कि उसने दोनों की हत्या की और मानवता की सारी सीमाएं लांघ दी जब उनकी वो हत्या कर रहा था। एक जेएम कोएट्ज़ी का कोट है, बड़ा फेमस कोट है, आप भी ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, और वो किसी संदर्भ में दिया हुआ कोट है। वो कहते हैं कि प्रतिशोध आग की तरह होता है, प्रतिशोध आग की तरह होता है। वो जितना निगलता है उतना ही उसकी भूख बढ़ती है। आग की प्रवृत्ति को आप देखिए, वो अगर उसने पहले एक छप्पर निकला, फिर बगल वाले का छप्पर निकला, तो उसकी भूख बढ़ती गई जब तक कि वो पूरे गांव को निगल नहीं जाता है। ये घटना बिल्कुल उसी बात पर जो जेएम कोएट्ज़ी ने कहा था कि ये प्रतिशोध ये आग की भूख है, जितना निगलेगी उतना ही बढ़ेगी। और शायद इसी प्रतिशोध में बलदेव ने खाली मारा ही नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे वो कहते हैं ना कि गुस्से में पागल हो जाना, प्रतिशोध की आग में जलना और जलते जलते आग की भूख का बढ़ना। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।